गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं हम +1 कॉमर्स में। आज जो हम पढ़ेंगे कुछ जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं ताकि आपका टॉपिक अच्छे से मजबूत हो जाए। और वैसे भी मैं जर्नल एंट्रीज का जो टॉपिक है उसको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि ये बेस है और बेस मजबूत होगा तो भवन मजबूत होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा आज के टॉपिक चल रहा है जर्नल। देखिए, परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख। हमने 1 लाख की मशीन खरीदी तो मेरा एक अकाउंट तो बनेगा मशीनरी अकाउंट। क्या बनेगा? मशीनरी अकाउंट। दूसरी बात कहता है कि एंड पेड 2% कमीशन ऑन इट्स परचेज, और 2% आपने कमीशन भी दिया, तो मुझे लग रहा है कमीशन भी बनना चाहिए। अभी देखते हैं। also incurred 10,000 on its installation। incurred मतलब करना, खर्च करना, लगाए। also incurred और खर्च भी किया 10,000 रुपीज on its installation। जब इस मशीन को लाए तो इंस्टॉल किया, फिक्स करा। कहीं तो लगाओगे ना, तो उस पर भी खर्चा लग गया लगाने का। जैसे कई लोग अपने घर में एसी लगवाते हैं तो एसी लगाने का खर्चा होता है कि नहीं, और अगर मकान शिफ्ट करो तो उतरवाने का भी खर्चा, और फिर दोबारा लगाओ तो दोबारा खर्चा। तो ये इसी तरह से आ गया, इंस्टॉलेशन का खर्चा लग गया। पेमेंट फॉर मशीनरी परचेज वाज पेड बाय चेक एंड रिमेनिंग वर पेड इन कैश। क्या कह दिया? कह रहा है मशीन खरीदी 1 लाख की, ठीक है जी, 2% आपने इसमें कमीशन दिया। तो किसका 2%? 1 लाख का। 1 लाख का 2% कैसे निकलता है? 1 लाख करो 2% माने 2/100। एक जीरो इससे कट जाएगी, 3 जीरो हो गई, और 2 एकम 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये आपका यहां पर कमीशन हो गया। हमने इससे पिछले लेक्चर में करा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये खर्चा है कमीशन, लेकिन ये कौन सी नेचर का है? रिवेन्यू नेचर का है या कैपिटल का है? माल के संबंध में खर्च करो तब तो ये रिवेन्यू नेचर के हैं, तब तो इनको अलग खाता बनता है। पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, उसके बिना कोई फायदा नहीं है ये लेक्चर देखने का। अगर किसी बच्चे ने पहली बार मेरा लेक्चर देखा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे के सभी लेक्चर्स को कंप्लीट करता हुआ आए, वरना आप बोर हो जाएंगे और एक दिन यही कहेंगे सर अच्छा नहीं पढ़ाते। मैं स्वीकार कर सकता हूं मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, लेकिन तब स्वीकार करूंगा जब आप मेरे सारे लेक्चर्स तैयार करके चलेंगे, फिर मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। ठीक है बेटा? तो देखिए, मशीन और कमीशन, तो कमीशन को भी कमीशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये मशीन खरीदने के संबंध में किया है, इसलिए इसी में ऐड हो जाएगा ये, तो ये मशीन ही बन जाएगा, कमीशन नहीं बनेगा। और इंस्टॉलेशन का खर्चा लगा 10,000 रुपये, वो भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वो भी 10,000 रुपये लगे हैं, वो भी इंस्टॉलेशन नहीं कहलाएंगे, सब मशीन हो जाएगा। तो मेरी मशीन बन जाएगी इतने की, 1,12,000 रुपये की। ठीक है, अब आगे कहता है पेमेंट फॉर मशीनरी परचेज वाज पेड बाय चेक। जो आपने मशीन खरीदी उसकी पेमेंट तो दी आपने चेक से, ठीक है। और बाकी के बारे में कहता है एंड रिमेनिंग वर्क, और बाकी जो बच गई, बाकी क्या बच गया? 3 काम हुए थे, मशीन खरीदी, कमीशन दिया जिससे खरीदी, और फिक्स करवाने का खर्चा लगा इंस्टॉलेशन। तो हमने 3 काम किए थे। हालांकि तीनों चीज मशीन है, मैं मानता हूं, लेकिन अपने यहाँ आने के बाद तीनों एक बनेंगे ना। जहां आप मशीन खरीदोगे पेमेंट दोगे, जब किसी ने बीच में खरीदवाई है कमीशन मांगा है तो उसको कमीशन दोगे, और फिर लाने के बाद इस पे क्या नाम है, आप जो इंस्टॉलेशन का खर्चा लगेगा तो अलग हुआ। तो बेटे तीनों पेमेंट तीनों ही है, 3 में से एक मेन पेमेंट वो तो करी उसने चेक से, बड़ी रकम थी ना, और बाकी को कैश दे दिया। तो अब देखिए क्या होगा, तीनों में मशीन खरीदी गई है। मशीन कौन सा अकाउंट होता है? रियल। और रियल का रूल बोलो बोलो जल्दी से,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई चीज आ रही है बिजनेस में तो डेबिट कर दो, और अगर बिजनेस से जा रही है तो क्रेडिट कर दो। बताइए, जब आप मशीन खरीदोगे तो बिजनेस में मशीन आएगी या मशीन जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, मशीन आएगी। तो मशीन आ रही है, इसलिए मशीन को करेंगे डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की हो जाएगी? 1,12,000 की हो जाएगी। तीनों चीजों को मिलाकर 1,12,000 रुपए की। ठीक है बच्चे। पेमेंट कैसे की? कुछ चेक से, कुछ कैश से। इसका मतलब है जितनी पेमेंट चेक से दी उसके लिए तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जब आप चेक से दोगे तो पैसे कम बैंक से ही होंगे ना, तो टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट बैंक से हुई? सिर्फ मशीन खरीदने की। मशीन कितने की खरीदी थी? 1,00,000 रुपए की। तो 1,00,000 रुपए को आप यहां लिख देंगे। ठीक है। अब बाकी दो खर्चे आपने नगद चुकाए थे, उन दोनों के लिए कैश जाएगा, इसलिए टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कितना? 2,000 तो कमीशन दिया था, 10,000 इंस्टॉलेशन का लगा था, तो 12,000 रुपये होगा बेटा। तो देखिए 1,12,000 से 1,00,000 ही हो गया, 12,000 हो गया ना 1,00,000। नरेशन तो फिर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? इसी से बना लेंगे। परचेज मशीनरी एंड पेड बाय चेक एंड रिमेनिंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू दैट, उससे संबंधित जो बाकी खर्चे थे, पेड इन कैश, बाकी कैश दे दिए, ऐसे भी चल जाएगा। या कह सकते हैं कि रिमेनिंग एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश। किसी तरह लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मतलब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। अगली तारीख को सोल्ड गुड्स टू जॉली फॉर 80,000, जॉली पेड 1/4 अमाउंट इन कैश। क्योंकि ये पॉइंट बना रखा है, इसको डेट समझ के चल लो। तो यानी उसी दिन आपने 80,000 का जॉली से माल खरीदा और आप जॉली ने 1/4 पे कर दिया। सोल्ड, सॉरी, खरीदा नहीं, बेचा। सोल्ड गुड्स टू जॉली, जॉली को हमने बेचा है। तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? एक तो सेल्स का बनेगा, एक जॉली का बनेगा। एक तो सेल्स का और एक जॉली का। लेकिन जॉली ने तो कुछ पेमेंट नगद कर दी, पेड 1/4 अमाउंट इन कैश, 1/4 तो नगद दे दिया, इसलिए कुछ कैश भी बनेगा जी। कितने का माल बेचा? 80,000 का। उसमें से नगद कितना हमारे पास आ जाएगा? 1/4। 80,000 रुपए का 1/4, 80,000 का 1/4 माने 1/4, तो ये कट के 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 का हमने जॉली से माल खरीदा। अब रही बात ना, गलत हो गया, 20,000 तो कैश गया बेटे, 20,000 कैश, सॉरी। और फिर बाकी जो बच गया वो उधार हो गया। भाई मैं किसी से 80,000 का माल खरीदता हूं, ठीक है, 20 में कहता हूं कि लो सर 20 तो अभी लो, तो इसका मतलब 60 बाद में दूंगा, तो 60 उधार हो जाएगा, तो 60,000 के लिए जॉली हो गया। अब सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट, जॉली पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। तीनों रूल आगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आगे। भाई जॉली रिसीवर है या गिवर है? जब हम जॉली को माल भेजते हैं तो जॉली तो रिसीवर हुआ, इसलिए जॉली को करेंगे डेबिट, जॉली डेबिट। और कितने से डेबिट? 60,000 रुपए से। माल जो बेचेंगे तो ये इनकम होगी, क्रेडिट हो जाएगा टू सेल्स। याद है ना नॉमिनल का नियम, यदि खर्चा होता है तो डेबिट कर दो, इनकम होती है तो क्रेडिट कर दो। जब माल बेचोगे तो इनकम ही तो होगी। टू सेल्स कितने का होगा? 80,000 का। और दूसरी बात, आपके पास कैश आया है या गया है? भाई जब जॉली को बेचूंगा, जॉली ने 1/4 मुझे दे दिया, तो कैश मेरे पास आया है, इसलिए कैश को करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना भाई? 20,000। ये नरेशन क्या बनेगी? इसी को देख देख के बना लो। सोल्ड गुड्स टू जॉली या सोल्ड गुड्स
एंड रिसीव्ड 1/4 इन कैश। बस इसी से जोड़ जाड़ के बना लीजिए। नहीं बनाना आता तो इसी में से देख दाख के बना लीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। थोड़ा बहुत चेंजिंग कर लीजिए, सीख जाएंगे धीरे धीरे। अभी तो +1 है, धीरे 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 करके सीख जाओगे, ठीक है। तो ये आपका नरेशन लिखनी जरूर है, बस लिखना बहुत जरूरी है, इसके बिना माना नहीं जाएगा। मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाता है, मुझे जितना समय समझाने में चाहिए वो ज्यादा फायदेमंद है ना। तो तभी मैं देखता हूँ कि लेक्चर भी बड़ा ना हो और आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूँ। A check of rupees 58,000 is received next day from Zoli in full settlement and the check is immediately deposited to bank। अगले दिन या किसी और दिन, अगले दिन जॉली ने चेक दे दिया, ठीक है। ओके, जॉली आया, बोला सर मैंने जो माल खरीदा था उसका चेक ले लो। कितने का माल खरीदा था? 80,000 का। कितने का चेक देगा वो? 80,000 का। रॉन्ग। 80 में से 20,000 का तो उसी समय नगद हो गया था, तो जब नगद ही हो गया तो जॉली का क्या मतलब? हाँ, 60 उधार था तो 60,000 का होगा। तो यदि चेक आएगा तो मेरे पास कितने का आएगा? 60 का आएगा। तो कहते हैं check of 58,000 is received next day from Zoli in full settlement। पूरे हिसाब किताब में कि भाई जॉली बोला ये पकड़ो 58,000 का चेक और सर बस, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, फिर कर लेंगे जिंदगी में। तो 2,000 रुपये कम दिए और फाइनल कर दिए, फुल सेटलमेंट हो गया। तो यहां पर बेटे जब तक फुल सेटलमेंट ना लिखे ना, आपने फुल पेमेंट नहीं माननी। आप तो कह रहा है फुल सेटलमेंट, तो देखो, तो देखिए चेक हमारे पास आया और चेक का हमने क्या किया? तुरंत बैंक में भेज दिया। तो रिसीवर कौन हो गया? बैंक। तो अब होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है? जॉली। जॉली कितने का गिवर है? 60,000 का, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो रहा है। यदि फुल सेटलमेंट ना होता तो मैं यहाँ 58 करता, और मेरे पास कितने का चेक आया था? 58 का। लेकिन अब तो इधर 60 है, इधर 58 है, तो 2,000 रुपये मेरा कम पड़ गया। वो कहाँ क्या होगा? उसे हम कहेंगे डिस्काउंट। और डिस्काउंट, ये डिस्काउंट मुझे मिला है या मैंने दिया है हमारे बिजनेस में? क्योंकि जॉली से मुझे चेक मिला तो जॉली ने मुझसे डिस्काउंट लिया, तो हमारी तरफ से तो डिस्काउंट खर्चा हुआ, और खर्चा है तो नॉमिनल के हिसाब से डिस्काउंट अलाउड है। ये डिस्काउंट अलाउड, हमने अलाउ किया है, बस ये हो गया, ठीक है। नरेशन क्या बनेगी? रिसीव्ड चेक, रकम लिखने की जरूरत नहीं है, दिख जाएगा चेक, एंड डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट दिया। नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, टू जॉली, क्योंकि जॉली तो दिख ही रहा है। हाँ, जब यहाँ जॉली के बजाय कोई और होता कि जॉली के पैसे नोनी ने दे दिए, तब तो हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि भाई नोनी ने दिया तो पेड बाय नोनी ऑन बिहाफ ऑफ जॉली। लेकिन जब जॉली नहीं दिया, जॉली का ही है, तो कुछ जरूरत ही नहीं लिखने की, ठीक है बेटे। नेक्स्ट, issued a check in favor of Messrs Ram and Sons Timber Company on account of the purchase of timber, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया गुड्स ऑफ ₹10,000। टिम्बर ये लकड़ी का व्यापारी होता है बेटे, लकड़ी के व्यापारी को टिम्बर मर्चेंट बोलते हैं, ठीक है। टिम्बर माने लकड़ी। और यहाँ पे लिख रहे हैं इशूड ए चेक इन फेवर ऑफ Messrs राम एंड सन्स टिम्बर कंपनी। हमने इशू करा, इशू माने जारी किया, दिया, काटा। इशूड ए चेक, हमने एक चेक इशू कर दिया। जब हम चेक इशू करते हैं कैसे करते हैं? अपने कलर को कहते हैं भाई वो चेक बुक लेके आना, चेक बुक में से एक चेक फाड़ेंगे, उस पर हम रकम लिखेंगे और हम जो उसको राम एंड सन्स टिम्बर को दे दिया। क्यों दिया? ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट का मतलब होता है खाता नहीं, मतलब उस संबंध में, ऑन अकाउंट का मतलब संबंध हो जाता है इस तरह से, संबंध में ऑफ द परचेज ऑफ टिम्बर, टिम्बर खरीदने के लिए। अब ये टिम्बर क्या हुआ? वैसे तो मैंने बताया लकड़ी, लेकिन मैंने गुड ब्रैकेट में गुड्स भी लिख दिया। यहाँ तो मैंने गुड्स लिखा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि गुड्स लिखा हो। अगर बाय द टॉप में क्वेश्चन में लिखा हो कि टिम्बर मर्चेंट, यानी वी आर टिम्बर मर्चेंट, हम टिम्बर मर्चेंट है, या जो भी नाम लिखा हो जिसके खाते बनाने वो टिम्बर मर्चेंट है, तो गुड्स हो गए,
ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैंने आपको गुड्स लिख दिया कि भाई ये गुड्स है ₹10,000 का। तो क्या किया आपने, राम एंड सन्स से माल खरीदा, उसको चेक दिया। तो देखिए माल खरीदा तो परचेजेस तो क्या होगा बेटे, डेबिट परचेजेस। याद है आपको, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट आता है। नॉमिनल का क्या रूल होता है, क्या रूल होता है, खर्चा है तो डेबिट कर दो, इनकम है तो क्रेडिट। जब माल खरीदोगे तो खर्चा ही होगा, तो डेबिट हो गया। कितने का हो गया, 10,000 का हो गया। टू राम एंड सन्स, टू राम एंड सन्स। रॉन्ग, क्यों, क्यों रॉन्ग? जब आपने राम एंड सन्स को चेक दे दिया, माल खरीद लिया, चेक पकड़ा दिया, तो राम एंड सन्स के पैसे अब भी देने हैं क्या? अब तो कुछ नहीं देने, तो फिर खत्म हुआ ना बात। करो भाई, खत्म करो। अब किस बात का राम एंड सन्स? तो बेटा गलत है, यहां पर आपके घर से चेक जाएगा, तो चेक जाएगा तो इसका मतलब बैंक से पेमेंट होगी, टू बैंक अकाउंट। इसमें लिख सकते हैं इश्यूड चेक फॉर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम राम एंड सन्स, राम एंड सन्स टिम्बर कंपनी, सन्स टिम्बर कंपनी। अब मैंने इसमें राम एंड सन्स ब्रैकेट में क्यों लिखा? भाई जब राम एंड सन्स को दिया है, दिखाई दे नहीं रहा, तो कम से कम याद तो रहेगा कि किसको दिया था। अगर इसको मैं नरेशन ना लिखूं, कोई पढ़े परचेज डेबिट टू बैंक, तो इसका क्या अर्थ होता है, माल खरीदा है, चेक से दिया, पर ये किससे खरीदा ये तो नहीं पता चलेगा। इसलिए हमने ब्रैकेट में राम एंड सन्स टिम्बर कंपनी लिख दी नरेशन में। तो नरेशन में कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब नरेशन और बड़ी भी बना सकते हो, थोड़ा छोटी भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटे, चलिए अर्थ समझ में आना चाहिए। पांचवी एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर ₹60,000 फ्रॉम सीता एंड सप्लाइड इट टू गीता फॉर ₹70,000। बिचौलिया, मीडियोकर, इधर से माल खरीदा, इधर बेच दिया, और कमाल ये जितने का खरीदा उससे ज्यादा का बेचा। यही होता है, यही होना चाहिए। अगर आप 10,000 का खरीदो, 10,000 का बेच दो, 10,000 का खरीदो, 10,000 का बेच दो, तो ये आप पुण्य का काम कर रहे हैं, धर्मार्थ का काम कर रहे हैं। बिजनेस वाले तो धर्मार्थ का नहीं करते, बिजनेस वाले तो क्या नाम है, अपने प्रॉफिट कमाते हैं। हाँ, अनाप शनाप नहीं कमाते, पर कमाना तो पड़ता है। तो देखिए, परचेज गुड्स फॉर ₹60,000 फ्रॉम सीता, सीता से 60,000 का माल खरीदा। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे बताओ? जब सीता से माल खरीदेंगे, एक तो माल खरीदा जा रहा है परचेज का, और दूसरी बात है खरीदा किससे, सीता से, इसलिए सीता का अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए परचेज क्या होगा, डेबिट। क्यों, नॉमिनल का नियम लगाओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू सीता। ठीक है, ये आपने माल खरीदा 60,000। ठीक, ये एंट्री खत्म। नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम सीता। आगे कहता है एंड सप्लाइड इट टू गीता फॉर 70,000, और यही माल हमने गीता को सप्लाई कर दिया। सप्लाई मैंने बेच दिया। तो अब कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक तो नाम से क्लियर हो रहा है गीता का, और दूसरा क्योंकि उसको हमने सप्लाई किया तो सेल्स हो गया, तो सेल्स का खाता बनेगा, और गीता का। अब गीता है पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल का नियम क्या लगता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर सीता इस वक्त रिसीवर है तो डेबिट कर दो, गिवर है तो क्रेडिट कर दो। बताओ क्या है सीता, सीता इस वक्त रिसीवर है, इस वक्त, सॉरी सीता नहीं, गीता, गीता, तो गीता को डेबिट करेंगे, गीता डेबिट एंड टू सेल्स अकाउंट। कितने का, 70,000। बस
ठीक है। नेक्स्ट, रमेश हु ओड अस ₹30,000, ओड ऋणी होना, ऋण, रमेश हु ओड अस ऋणी, ऋणी होना, रमेश जो हमारा ऋणी था, अस हमारा ऋणी था 30,000 का, यानी क्यों था ऋणी, कभी हमने उसको माल बेचा होगा या और कोई कारण हो सकता है, पर उससे 30,000 रुपए लेने हैं, वो हमारा ऋणी है। रमेश हु ओड अस, जो हमारा ऋणी था 30,000 का, इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, उसका निकल गया दिवाला, वो दिवालिया हो गया। एंड 60 पैसे इन ए रुपी, और 1 रुपए में 60 पैसे, इज रिसीव्ड, इज रिसीव्ड एज फाइनल पेमेंट फ्रॉम हिज स्टेट, उसकी जो संपत्ति है स्टेट से, उसकी संपत्ति से रुपए में 60 पैसे मिले, मतलब बस 60 ही पैसे मिले, अरे नहीं बाबा 60 पैसे नहीं मिले, हर रुपए में 60 पैसे मिले, 1 रुपए में 60, अगले रुपए में 60, अगले में 60, यानी 60%, इसको जो कहूं तो 60% हुआ। अब रही बात, पहली बात तो रमेश से लेना है, रमेश इस वक्त रिसीवर है कि गिवर है, रमेश तो गिवर होगा, तो रमेश को करेंगे हम टू क्रेडिट टू रमेश। क्या सारा पैसा डूब गया, नहीं नहीं सारा नहीं डूबा, कुछ तो मिला है, जितना मिला है उतना कैश आने दो, कैश आ रहा है, कमजिन हो रहा है, डेबिट कर दो। कितना, रमेश ने देने हैं 30,000, 30,000 के 30,000 करेंगे, क्यों, क्योंकि उसका दिवालिया हो गया, और दिवालिया होने के बाद आज के बाद वो मुक्त हो जाएगा ऋण से, तो 30,000 के 30,000 हम मान के चलेंगे कि रमेश ने दे दिया, हालांकि आए नहीं है, 30 में से कितना आएगा, 60%, तो 30,000 गुना 60%, 1 जीरो इससे कटेगी, 1 इससे कट जाएगी, और 3 जीरो है ही, 6 या 18,000, 18,000 रुपये आएंगे बेटे, तो 18,000 रुपये आप यहाँ पे डेबिट कर दीजिए, ठीक है। और जितना नहीं आया, कितना नहीं आया भाई, 12,000 नहीं आया, तो 12,000 आएगा क्या भविष्य में, अब नहीं आएगा, क्योंकि उसका दिवालिया डिक्लेयर हो गया, तो यहां पर आप उसे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड, या 60% ही तो आया, 60% अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम रमेश ड्यू टू इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट होने की वजह से 60% अमाउंट इज रिकवर्ड या रिसीव्ड, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं भाई, वो ड्यू टू इंसॉल्वेंट, उसके दिवालिया होने से। चलिए अब नेक्स्ट करें, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू सुरेश, issued invoiced at 20% above cost less 10% trade discount. Supplied goods costing, costing, costing माने लागत, लागत माने जितने का वो हमें पड़ा, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 10,000 का माल सप्लाई कर दिया टू सुरेश, हमने सुरेश को सप्लाई कर दिया यानी दे दिया, सुरेश रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ, सुरेश हुआ रिसीवर। ये देख लेना कहीं सुरेश अभी पैसे तो नहीं दे रहा, ऐसा नहीं लिखा पैसा देने। इशूड दिया, जारी किया, अब ज्यादातर हम इशूड चेक के साथ लिखते थे, लेकिन यहाँ पे तो चेक नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, इशूड माने जारी करना है। इशूड इनवाइस्ड, इनवाइस बेचने को कहते हैं और बीजक भी कह देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे बेचना समझे, इशूड इनवाइस्ड एट, बेच दिया 20% अबव कोस्ट, जितनी लागत थी उससे अबव, अबव माने ऊपर,
20%, 20% महंगा करके, ऐसा ही तो करते हैं। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट और 10% कम करके। दुकानदार भी तो समझदार होते हैं, जैसे हम बहस करते हैं ऐसे ये दुकानदार जो हमारे रिटेलर होते हैं ये भी होलसेलर के पास जाके बहस करते हैं कि नहीं जी आप तो रेट ज्यादा लगा रहे हो, इतना थोड़ा है, पड़ोसी तो इतना का दे रहा है, ठीक लगा लो। तो वो भी क्या करते हैं, पहले तो जितने का माल था उसको थोड़ा रेट बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, फिर बोला यार चलो आप कम कर लो, तो उसमें 10% कम कर दिया उसने। अब देखिए कैसे करते हैं। एक बच्चा तो कहेगा जी 10,000 का माल था, 20% बढ़ाना है, 10% घटाना है, तो जब 20 बढ़ाना है 10 घटाना है तो सीधा 10 ही जोड़ दो बस। 20 बढ़ाओगे फिर 10 घटाओगे तो आप 10 ही जोड़ दो बस। तो 10,000 में 10% जोड़ू तो 11,000 का हो गया। तो आपके हिसाब से तो हमने जो सुरेश को माल बेचा वो 11,000 में बेचा, गलत है, लेकिन मैं जान के लिख रहा हूं थोड़ी देर के लिए कि 11,000 आपको याद रहेगा। सुरेश टू सेल्स अकाउंट, ये गलत है। अभी दिखाता हूं क्यों। पहले तो माल कितने का था वो 10,000 का, तो क्या उसने 10 में ही बेचा, उसमें 20% बढ़ा दिया, तो 20% किसका बढ़ेगा, प्लस 20% ऑफ 10,000। 20% बढ़ा दिया 10,000, ठीक है। तो ये बढ़ गया कितना बेटे, 2,000 रुपये। कितने का हो गया माल, 12,000 का। 10 की चीज थी, 20% कितना हुआ, 2,000 बढ़ा दिया, कितने का हो गया, 12,000 का। अच्छा जी, अब जब वो आया सुरेश, नहीं सर महंगा है, सुरेश को हम ये थोड़ा बताएंगे 10,000 का था, हम आपसे 2,000 कमा रहे। अगर सोच के देखो बेटे, हर दुकानदार आपको ईमानदारी से बताने लग जाए कि सर मैंने तो आप में इससे केवल 2,000 रुपये कमाए, तो क्या आप उसे 2,000 कमाने दोगे, नहीं नहीं 2,000 नहीं, सिर्फ 100 रुपये कमाओ। दुकानदार आपको आपका अपना प्रॉफिट नहीं बताता। इसी तरह से यहाँ पे 10,000 का माल एक्चुअल में 12,000 का कर दिया होगा, भाई ये 12,000 का है, उसको क्यों बताएगा 10,000 का था, 12,000 का कर दिया। सुरेश बोला जी नहीं जी ज्यादा है, कम करो। अच्छा भाई चलो 10% कम कर लो, 10% कम कर लो। तो यहां पर लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो किसका 10%, 12,000 रुपए का 10% से करेंगे तो 1,200 रुपये डिस्काउंट देना पड़ेगा बेटे। और 1,200 देंगे तो 2 जीरो दी होगी, 10 में से 2 गया 8, ये 1 बचा, ये 0 हो गया, 10,800। पहले हम कितना कर रहे थे, 11,000। हम बेच रहे थे 11,000 में, असल में 10,800 में बिका, ये गलत था। देख लिया फर्क, 10,800 में। चाहे 200 का फर्क आया हो बेटे, फर्क तो आ गया। अगर मैं इसको करोड़ रुपए मान लूं, करोड़ रुपए कि 10,800 करोड़ रुपए हैं, तो देखो अब तो फर्क आ गया ना बहुत बड़ा। तो बात तो फर्क आने से कि फर्क आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, 20 जोड़ना है 10 घटाना है तो 10 ही जोड़ दो। भाई 20 किस पे जुड़ा था, इसका जुड़ा था। 10 किसका घटा था, इसका घटा। अगर इसी का 20 जोड़ना, इसी का 10 घटाना, फिर तो ठीक था, फिर तो ठीक था। 20,000 का 10,000 का 20% 2,000, 10,000 का 10% 1,000, फिर तो ठीक था। लेकिन इसका तो जोड़ना था, इसका घटाना था, तो ये फर्क था बेटे, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ तक बहुत है, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में, ठीक है। करते रहें तैयारी, कोई भी आपके पास बुक हो उसमें से इससे संबंधित जो है वो क्वेश्चंस करते रहें, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं।